हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और कॉस्टिव एजेंट क्या है, कितने टाइप्स के कितने इसके स्टेजेज होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले ये चीज़ बता दें कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस पूरे वर्ल्ड या फिर इंडिया के लिए लिया जाए तो 1/3 पर्सन में ये स्प्रेड आउट होता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति इन्फेक्टेड होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा डिजीज है जो पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में ले लिया जाए तो 1/3 पीपुल जो पॉपुलेशन है ये क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। हम सबसे पहले बता दें ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, कॉन्टीजेनियस डिजीज है। क्या है, एक कॉन्टीजेनियस डिजीज है। ये 1 पर्सन टू अनदर पर्सन में क्या हो, ट्रांसमिटेड होगा। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होगा, ट्रांसमिटेड होगा बाय द रिस्पायरेशन, ड्रॉपलेट और डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा। ट्यूबरकुलोसिस 1 पर्सन टू अनदर पर्सन क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है। तो हम आज इसके बारे में देखेंगे, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें। अगर कोई वीडियो में एरर आ रही है तो उसको हम ताकि कमेंट के द्वारा हम सही कर सकें, कमेंट में आप ज़रूर बताएं और फीडबैक ज़रूर दें। तो देन अब हम बताएंगे ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। ट्यूबरकुलोसिस एक कंटाजेनियस बैक्टीरिया है। क्या है, कंटाजेनियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मेनली लंग्स को या और भी ऑर्गन को बॉडी में क्या करता है, अफेक्ट करता है या इन्फेक्ट करता है। समझ रहे हैं, ये मेनली कहाँ होता है, लंग्स में होता है या बॉडी के और भी वाइटल ऑर्गन होते हैं जो जैसे ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गई, स्किन हो गई। ये क्या वाइटल ऑर्गन है, इसको भी क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। स्टमक हो गया, स्टमक में भी क्या होता है, ये अफेक्ट करता है। तो हम ये देखेंगे ये किसको किसको इफेक्ट करता है, ब्रेन को, बोन को, लिम्फ ग्लैंड्स को, इंटेस्टाइन को और स्किन को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। अभी हम इसके कॉस्टिव एजेंट और स्टेजेस बताने के बाद हम बताएंगे कि ये जो है इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन हो रहा है, अगर ट्यूबरकुलोसिस इंटेस्टाइन के द्वारा जब इंटेस्टाइन में ट्यूबरकुलोसिस होता है तो क्या होगा, ब्रेन में होगा तो क्या होगा, बोन्स में होगा, कैसे होगा, तो इसके बारे में हम अब बताएंगे। फर्स्टली आप ये जानिए कि इसके कॉस्टिव एजेंट क्या है, स्टेज इसके कितने हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे इसके बारे में। तो ट्यूबरकुलोसिस जो मेनली होता है वो किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये होता है। जो ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसके मेनली 3 स्टेजेज हैं। 3 स्टेजेज में पहला होता है प्राइमरी स्टेज। पहला क्या है, प्राइमरी स्टेज, दूसरा है लेटेंट और तीसरा है एक्टिव फेज। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे ये अफेक्ट कर रहा है। देन इसके द्वारा पैथोफिजियोलॉजी इसमें हम समझाएंगे, इसी के द्वारा इसको मैं बता दूंगा। इसके पैथोफिजियोलॉजी ये कितने स्टेज में कब क्या हो रहा है इसको हम बता रहे हैं। फर्स्टली क्या होता है, हम क्या करते हैं, अब ये चीज और समझिए, जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये रॉड शेप होता है। कैसा होता है, रॉड शेप। ये देखिए मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बना रखा है, ये रॉड शेप होता है। अब हम देखेंगे जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, क्या करते हैं, रिस्पायरेशन कर रहे हैं, एयर को ले रहे हैं, इनलेट कर रहे हैं, तो ये कहाँ आएगा, फर्स्टली आएगा यहाँ ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से हमारा एल्वियोलाई में जाएगा। एल्वियोलाई में क्या होते हैं, मैक्रोफेजेज होते हैं। क्या होते हैं, ये मैक्रोफेजेज होते हैं। एल्वियोलाई में मैक्रोफेजेज होते हैं। जब माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से मैक्रोफेजेज में आते हैं, तो जब मैक्रोफेजेज में ये आ जाते हैं, ये हम देखिए ये क्या हो गया, ये मैक्रोफेजेज है, मैक्रोफेजेज। और इसके अंदर में माइकोबैक्टीरियम एंट्री कर जा रहे हैं। क्या कर जा रहे हैं, एंट्री कर जा रहे हैं, ये एंट्री कर गए। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट, प्राइमरी। इस स्टेज को क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी स्टेज बोलेंगे।
प्राइमरी स्टेज इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी साइन एंड सिम्टम्स अभी शो नहीं होगा। और फर्स्टली आपको बता दें, ये 2 से लेके और 4 सप्ताह के बीच में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इसके द्वारा लंग्स में एंट्री करेगा। ये ऑलरेडी आ जाएगा, बट ये लंग्स में आके रेस्ट करेगा और एंट्री एल्वियोलाई में करने में इसको 2 से 4 वीक का टाइम लगता है। मतलब 2 से 4 सप्ताह के बीच में ये यहाँ से हमारे लंग्स में एल्वियोलाई में आएगा। ओके, अब हम ये देख रहे हैं एल्वियोलाई में आके फिर क्या हो गया, यहाँ पे रेस्टिंग पीरियड में हो गया। क्यों रेस्टिंग पीरियड में हो गया? इसलिए रेस्टिंग पीरियड में हो गया क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या है, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रांग है। हमारे बॉडी की इम्यूनिटी क्या है, स्ट्रांग है, जिसके द्वारा ये माइक्रोफेजेज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। माइक्रोफेजेज जब क्रॉस नहीं होंगे तो ये हमारे पूरे लंग्स में स्प्रेड आउट नहीं होगा। तो जब यहाँ से कोई भी बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में आ रहा है, लंग्स में आने के बाद जब मैक्रोफेजेज के अंदर एंट्री कर जा रहा है, इसके अंदर एंट्री कर जा रहा है, देखिए हमने यहाँ फिगर में दिखाया भी है, जब यहाँ एंट्री कर जा रहा है इस स्टेज में हमारी बॉडी के इम्यूनिटी क्या है, स्ट्रांग है, तो ये इसी के अंदर रहता है, ये इसी के अंदर रहेगा। इस फेज को हम बोल देंगे लेटेंट फेज। इस फेज में कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखता है, ना फीवर होगा, ना कफ होगा, ना स्नेजिंग होगा, नो वेट लॉस होगा, कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग इज नथिंग, कुछ नहीं होगा। मतलब ये क्या होगा, माइक्रोफेजेज इनगल्फ हो जाएंगे। माइक्रोफेजेज किस में इनगल्फ होंगे, सॉरी बैक्टीरिया किस में इनगल्फ होंगे, माइक्रोफेजेज में। किस में? ये है मैक्रोफेज, ये है मैक्रोफेजेज। ये मैक्रोफेजेज में क्या हो गया, इनगल्फ हो गया है, इनगल्फ हो गया है, इनगल्फ हो गया है बैक्टीरिया। देन ये रेस्टिंग पीरियड में, मतलब वहां पे इसकी इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग नहीं है कि हमारे मैक्रोफेजेज को क्रॉस कर पाए। मतलब इसको क्रॉस करके फिर ये क्या होगा, बैक्टीरिया ये बाहर आ जाए, इतनी इसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा इम्यूनिटी हमारे बॉडी का है। अब एक चीज समझिए, ये क्या है, डोरमेंट फेज। इसको हम क्या बोल देंगे, डोरमेंट फेज बोल देंगे। डोरमेंट फेज इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे ये लंबे समय तक रहता है। कितने टाइम तक रहेगा, लॉन्ग टाइम तक रहेगा। लॉन्ग टाइम मतलब 6 मंथ भी रहेगा, 1 ईयर भी रहेगा, 4 ईयर भी रहेगा, और आपको बता दें 2 ईयर्स भी या 4 ईयर्स तक यहाँ पे रेस्टिंग पीरियड में रह सकता है, जब तक कि हमारे इम्यूनिटी पावर इसके अकॉर्डिंग कम ना हो जाए। ठीक है, अब ये चीज हम समझ गए। पहली चीज, इम्यूनिटी पावर जब हमारा कमजोर होगा, जब हमारा इम्यूनिटी पावर कमजोर होगा तभी ये क्या होगा, स्प्रेड आउट होगा। पहले जी हमने क्या बताया, डोरमेंट फेज लॉन्ग टाइम तक, यहाँ 2 साल 2.5 साल तक यहाँ रहेगा, कोई साइन सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, और नो साइन सिम्टम्स, नो स्प्रेडिंग, फैलेगा भी नहीं, कोई साइन सिम्टम्स भी नहीं दिखेगा। उसके बाद जैसे ही हमारे इम्यूनिटी पावर कमजोर हुआ, जैसे डायबिटीज का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, HIV का पेशेंट है, हेपेटाइटिस का पेशेंट है, हेपेटाइटिस का पेशेंट है, इन सारे पेशेंट का क्या होता है, इम्यूनिटी पावर, जैसे इम्यूनिटी पावर कमजोर होगा, देन ये माइक्रोफेजेज, जो मैक्रोफेजेज अंदर हैं, ये क्या करेंगे, सॉरी जो बैक्टीरिया है ये मैक्रोफेजेज को क्या करेंगे, क्रॉस कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, ये क्रॉस करके बाहर आ जाएंगे। बैक्टीरिया क्या करेंगे, क्रॉस करके बाहर आ गए। ये क्या हुआ, सारे बैक्टीरिया जब बाहर आ जाएंगे, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव स्टेज। क्या बोलते हैं, एक्टिव स्टेज या एक्टिव फेज। इस कंडीशन में हमारा इम्यूनिटी पावर क्या होता है, कमजोर होता है, जिसके द्वारा ये मैक्रोफेजेज को क्या करेंगे, क्रॉस करने के बाद यहाँ पे कैविटी बन जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, कैविटी बन जाएगा, सारा लंग्स में क्या हो जाएगा, कैविटी बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो टिश्यू है, टिश्यू क्या हो गया है, नेक्रोसिस हो गया, मतलब यहाँ पे खराब होने लगा है, सड़ने लगा है। तो ये क्या होंगे, यहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया होंगे यहाँ पे स्प्रेड आउट हो जाएंगे, और स्प्रेड आउट जब होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कैविटी बनने लगेगा। जब कैविटी बनने लगेगा तो हमारा क्या होगा, लंग्स नेक्रोसिस हो जाएगा। हमने यहाँ दिखा रखा भैया HIV, हेपेटाइटिस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। हाँ, एक चीज और समझिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब होता है उस समय भी इंसान की इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है। इसका भी रीजन क्या है, रीजन ये है कि कभी जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है,
ह्यूमन का जो आर्गन होता है, मान लीजिए हमें दूसरे का आर्गन लेना होता है, उसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, हमारे इसका इम्यूनिटी पावर वीक है, हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जा रहा है, उस कंडीशन में वो अटैचमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए डॉक्टर उसका इम्यूनिटी पावर देखता है, अपने बॉडी का इम्यूनिटी पावर देखता है। जब दोनों का इम्यूनिटी पावर इक्वल होगा देन ट्रांसप्लांट होगा, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, कुछ भी हो, जब इक्वल होगा तभी ट्रांसप्लांट किया जाता है। उस कंडीशन में अगर मान लीजिए हमारा इम्यूनिटी पावर क्या है, स्ट्रांग है, देन डॉक्टर क्या करता है, इम्यूनिटी पावर वीक करने के लिए टैबलेट, इंजेक्शन जो भी चलता है, लॉन्ग टाइम तक उसका ड्यूरेशन होता है। उस कंडीशन में भी अगर हमारी इम्यूनिटी पावर वीक हो गया, अगर पहले से लेटेंट फेज में कोई बैक्टीरिया वायरस है, तो उस कंडीशन में जब लेटेंट फेज में होगा, जब इम्यूनिटी कमजोर होगी, तो क्या होगा, तुरंत एक्टिव फेज में आ जाएगा। उस कंडीशन में भी क्या होगा, हमें ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो ये चीज आप समझिए, ट्यूबरकुलोसिस के 3 स्टेजेस होते हैं। ये मत समझिए कि ट्यूबरकुलोसिस हमारा एक बार हो गया, खांसी ही आएगा, बुखार आएगा, बलगम आएंगे तो ट्यूबरकुलोसिस है, नहीं। फर्स्ट स्टेज में तो वो कोई अपने सिम्टम्स ही नहीं दिखाएगा, 4 से 6 सप्ताह बाद अपना कोई भी सिम्टम्स दिखाएगा। दूसरे स्टेज में वो लेटेंट फेज में 4 साल, 5 साल, 10 साल भी रह जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर क्या है, स्ट्रांग है, इसलिए वो कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा। मैक्रोफेजेज के अंदर में वो रुका रहेगा। जब हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर वीक होगी तो वो क्या होगा, मैक्रोफेजेज को क्रॉस करेगा, देन क्रॉस करने के बाद वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद क्या होगा, कैविटी बनने लगेगी लंग्स में, नेक्रोसिस होने लगेगा, और वहाँ के टिश्यू की सब क्या हो गया, नेक्रोसिस हो जाएगा, टिश्यू सब सड़ने लगेगा। ये चीज ओके। अब हम इसका सारा पैथोफिजियोलॉजी समझ गए कि लेटेंट क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, और प्राइमरी में क्या होता है। अब हम अभी आपको बताए थे कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस में हो रहा है, ब्रेन में, बोन में, लिम्फ ग्लैंड में, और इंटेस्टाइन या स्टमक में और स्किन में क्या होगा। जब ट्यूबरकुलोसिस अगर स्टमक में होगा या इंटेस्टाइन में होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, डायरिया होगा, इंडाइजेशन होगा, मतलब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, और हमें डाइजेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन भी बन सकता है। इस कंडीशन में अगर किसी को स्टमक या एब्डोमेन ट्यूबरकुलोसिस होता है, अगर बोन ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोन में पेन होगा, उसके बाद से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वहाँ पे बोन जहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा वहाँ से ब्रेकआउट या टूटने की भी संभावना होती है। तो बोन टीबी में अक्सर क्या होता है, अंदर में कैल्शियम जो कम होने लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होगा, बोन यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा। देन अभी स्किन टीबी जो होता है, स्किन में जब ट्यूबरकुलोसिस होता है उस कंडीशन में क्या होता है, रेसेस आने लगते हैं, वहाँ पे रेसेस आएंगे, उसके बाद से ऐसे हो जाएगा जैसे कि वो ठीक नहीं होगा, और उस पर बड़े बड़े रेसेस आ जाएंगे। जैसे कैसे मैं आपको बताऊं, मतलब इस टाइप के रेसेस आ जाएंगे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े रेसेस, ऐसे लगेगा कि सड़ा हुआ है, थोड़ा स्किन सड़ने टाइप में लगेगा, ये हो जाएगा। उसके बाद से जब ब्रेन टीबी होता है उस कंडीशन में क्या होता है, इंसान अपना जो है सोचने और समझने की पावर खो देता है। इसी को हम बोल देते हैं मेनिंजाइटिस। जब बोन टीबी भी जो मेनिंजाइटिस होता है उसके बहुत सारे रीजन है, किसके किसके बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा भी होता है, और टीबी होने के द्वारा भी होता है। ये मतलब है कॉजेटिव एजेंट इसका। उस कंडीशन में क्या होता है, हम अपना बिहेवियरल चेंज हो जाता है जब ब्रेन टीबी होता है, तो उस कंडीशन में बिहेवियरल चेंज होता है, मेनिंजाइटिस, जिसको मेनिंजोकोकियल मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ओके, ये